हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, अब क्लास 9 का युद्ध शुरू हो चुका है। आपका महायुद्ध होने वाला है, जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है जस्ट कुछ ही दिन बाद, आज से 8 से 9 दिन बाद एग्जाम होने वाला है। तो उसका तैयारी बिल्कुल पूर्ण तरीके से शुरू कर दीजिए अगर उसमें विजित होना है तो। चलिए दोस्तों, आज आप लोग टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो आप लोग एग्जाम में पूछने के प्रबल संभावना है। जैक बोर्ड को ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो पिछले सालों में कई बार पूछे गए ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं हर एक सवाल को और सभी को शेयर कर दीजिए। इतना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 9th के बच्चे को शेयर कीजिए तो आपको लाइव टेस्ट भी मैं जल्दी से शुरू कर देने वाला हूँ। तो एक बार सभी को दबा के शेयर कर देना, जितने सारे दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप सभी जगह पे। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। सबसे पहला सवाल दोस्तों कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। ठीक है, सदिश राशि कौन नहीं है? तो देखिए विस्थापन की, देखिए सदिश और अदिश दो राशि होती है। सदिश जिसमें दिशा होती है, दिशा यानी कि जिसमें डायरेक्शन होता है। ठीक है, कोई एक दिशा में कोई चीज जा रहा है तो वो सदिश राशि होती है। और जिसका कोई दिशा नहीं होता है भाई, वो मार्ग से भटकता है, मतलब उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, जिधर मन हो जाता है, तो वो अदिश राशि हो जाएगा। समझ लो। तो विस्थापन का एक दिशा होता है, याद रखना, विस्थापन दिशा होता है तो सदिश राशि हो जाएगा। भार भी नीचे की तरफ लगता है, भार भी सदिश राशि हो जाएगा। त्वरण का भी एक दिशा होता है। ठीक है, त्वरण में दिशा होता है। दोस्तों सदिश राशि कितना होता है, अदिश राशि कितना होता है, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर बता दूंगा कभी, उसको देख लेना कि मतलब लिमिट जो भी है वो सब लोग याद रह जाएगा और उसी सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो चाल जो होता है ना मेरे भाई, चाल आप लोग का सदिश राशि नहीं होती है। ठीक है, वेग, अगर वेग बोलता, सुन लो, अगर बोलता वेग तो वेग सदिश राशि है। ठीक है, अगर वेग बोलता तो वेग सदिश राशि है, लेकिन चाल जो है चाल सदिश राशि नहीं है, इसलिए चाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। ठीक है, हर एक चीज को समझ लीजिएगा ताकि कोई भी प्रकार के सवाल आए उसको आप बना सको, इसलिए समझिएगा, जैसे आंसर नहीं रटिएगा। ठीक है, आंसर रटने से भी दिक्कत हो सकता है। जिस प्रकार 10th वाले फोड़े हैं ना, 10th वाले इस प्रकार फोड़े एग्जाम में आप लोग फोड़ोगी। बस इस चैनल में बने रहो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और एकदम धुआंधार पढ़ाई करते रहो। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। देखिए अचर चाल मतलब क्या, जिसका कोई फिक्स नहीं है। कभी मान लो 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, कभी 6 मीटर पर सेकंड चल रहा है, कभी 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, कभी 40 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। मतलब जिसका स्पीड जो हो रहा है ना वो कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार का जो दूरी समय ग्राफ हो जाएगा, इसका याद रखना वक्र रेखा हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर बोलता कि चर चाल से गतिशील वस्तु, अगर चर होता, अचर नहीं होता तो सरल रेखा होता। यहाँ पर अचर का बात बोला है तो वक्र रेखा हो जाएगा। वक्र रेखा मतलब इस तरह टेढ़ा रेखा हो जाएगी, ग्राफ होगा और इस तरह टेढ़ा रेखा आपका चाल हो जाएगा। समझ रहे हो। ऑडोमीटर मापता है, बाइक बहुत चलाते होंगे आप लोग, हालांकि भी 9th में है तो बहुत कम ही बच्चा चलाता है, 9th में बहुत किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन जो चलाते होंगे देखते हैं, या फिर गाड़ी तो देखें आगे में मीटर लगा रहता है, उसी को बोलता है ऑडोमीटर। उसमें दिखा रहता है ना कि कितना दूरी चला गाड़ी। ठीक है, तो वही माप दूरी दिखाता है ऑडोमीटर। क्या दिखाता है? दूरी। यहाँ पर एक मीटर लगा रहता है, इसमें लिखा रहेगा दूरी कितना मीटर चला, तो आपका ये क्या मापता है? दूरी को मापता है, गाड़ी द्वारा चली गई डिस्टेंस मापता है। जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ लीजिए। न्यूटन किसका ऐसा मात्रक है? न्यूटन इज द यूनिट ऑफ, तो न्यूटन दोस्तों बल का ऐसा मात्रक होता है। बल का क्या होता है? बल का ऐसा मात्रक होता है। एफ इक्वल होता है ना एम ए भाई, एम ए, तो ये बल एफ का ऐसा मात्रक, एफ मतलब फोर्स। निम्नांकित में कौन सही है? सही कार्य का सूत्र पूछा है तो कार्य बराबर होता है दोस्तों बल गुने विस्थापन। कहाँ दिख रहा है? देखो बल गुने विस्थापन, इसको बिल्कुल रट लो आप लोग। बल गुने विस्थापन होता है कार्य का फॉर्मूला। क्या होता है? बल गुने विस्थापन, जो कि ऑप्शन नंबर दो आपका सही हो रहा है, बल गुने विस्थापन। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू कार्य यानी वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, वर्क इक्वल टू हो जाएगा, अरे भाई वर्क इक्वल टू हो जाएगा बल और गुने विस्थापन मतलब एस, बस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है दोस्तों? याद रखना, आवृत्ति का जो ऐसा मतलब होता है ना, हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज, जिसको हम लोग एच और जेड से सूचित करते हैं। वायु में ध्वनि तरंगे क्या होती है दोस्तों? आप लोग ये वाला सवाल मॉडल पेपर में भी था। वायु में ध्वनि तरंगे क्या होती है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती है? अनुदैर्घ्य, यानी कि ऑप्शन नंबर, जी हाँ, 7 का जो है 1 सही हो जाएगा। 7 का 1 अनुदैर्घ्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आवृत्ति जो है एन तथा द्रव्यमान लेमडा वाली तरंग की चाल भी दी जाती है, संबंध होगा। तो याद रखना भी मतलब चाल दिया है तो चाल बराबर भी इक्वल टू होता है आवृत्ति यानी कि एन गुने लेमडा, यानी भी इक्वल टू एन लेमडा हो जाएगा। एन लेमडा, याद रखना भी का फॉर्मूला क्या होता है? एन लेमडा। कहाँ पर है? देख लो, भी का फॉर्मूला एन लेमडा, भी इक्वल टू एन लेमडा, ये हो जाएगा। ठीक है, भी इक्वल टू एन लेमडा। ऑप्शन नंबर 1 आपका परम सत्य उत्तर हो गई। और श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है, मतलब ऐसा ध्वनि जिसको आप सुन सकते हो, जो हम लोग कान को बर्दाश्त कर सकता, हम लोग कान। ठीक है, ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड, मतलब हमारा कान जितना बर्दाश्त कर सकता है उससे ज़्यादा सुनाओगे तो कान का पर्दा फट के बाहर निकल जाएगा। यानी सुन लो क्या होता है। जी हाँ, 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है ये वाला। ऑप्शंस में ऐसा भी लिखा रहता है कि 20 से 20
किलो हर्ट्ज, किलो मतलब ही 1000 हो जाएगा, तो 20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही उत्तर। 20 से कम होगा तो सुनाई नहीं मिलेगा, और 20 से ज़्यादा होगा 20,000 से तो सुनो एकदम कान का पर्दा फट जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है दोस्तों, याद रखना 6.6 इंटू 10⁴ kg होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर प्रतीत होता है। प्रतीत क्या, 100% सही ही है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁴ 24 kg, एकदम दिमाग में खोल के भर लो। पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार, भाई साहब 20 kg हो, 40 kg हो, 80 kg हो, 1 क्विंटल का बालक हो, हालांकि 1 क्विंटल का बालक कभी होता नहीं है, 100 kg का होता है क्या, हो ही सकता है जो ज्यादा खाता है। तो सुन लो, पृथ्वी का केंद्र में दोस्तों किसी भी वस्तु का जो भार होता है ना वो 0 होता है। अब बोलो सर 0 क्यों होता है? केंद्र मतलब बीचों बीच में, बीचों बीच में, यहाँ आप लोग रहते हो, यहाँ पर पृथ्वी का केंद्र यहाँ पर एकदम बीचों बीच में क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि दोस्त यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, जी का वैल्यू वो 0 होता है। और भार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुन लो, भार यानी कि वेट, W इक्वल टू होता है mg। द्रव्यमान तो भाई किसी का 0 नहीं होगा, द्रव्यमान रहेगा नहीं 5 kg 6 kg, बालक हो सकता है 20 kg का, 40 kg का, 60 kg का, जैसे यहाँ 20 kg का दे दिया है। लेकिन मेरे दोस्त जी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाता है, 0, और जी 0 तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा इससे गुना होके। इसलिए जो वेट है यानी भार है वो क्या हो जाए 0, कहाँ पर, केंद्र में। ऑप्शन नंबर 1। दाब डैश राशि, दाब कोई एक दिशा में दबाते हो ना, ठीक है, तो दाब में डायरेक्शन होता है, तो क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। जड़त्व का गुण होता है, जड़त्व का गुण किसमें होता है, प्रत्येक वस्तु में, किसी वस्तु में, किसी भी वस्तु में नहीं होता है कि केवल गतिशील वस्तु में ही होता है दोस्तों। जड़त्व दुनिया के हर एक वस्तु में होता है। ठीक है, आप सोते हो तो भी जड़त्व है, आप उठते हो तो भी जड़त्व है, पत्ता पेड़ के पत्ते में जड़त्व है, घर में कोई रखा हुआ चीज में जड़त्व है। कैसे पता चलेगा सर? जड़त्व है जब तक आप उस पर कोई बल नहीं लगाओगे उस वस्तु पर, तो जब वस्तु अपनी जगह से हिलेगी नहीं। ठीक है, हर एक वस्तु में जड़त्व होता है। कोई चल रहा है तो चलने का जड़त्व होता है। ठीक है, आप सुबह सो के उठते हो, नहीं उठते हो ना, एकदम सोने का जड़त्व होता है, आराम से एकदम सो रहे हो। पेड़ में भी पत्ते में जड़त्व होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर गति में है तो गतिशील रहना चाहेगा, अगर विराम में है तो मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, तो ये जड़त्व बोलता है इसको। यानी कि जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, विश्व का प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। ठीक है, आप में है, हम में है, सब में है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? देखो, एक होता है ठोस। ठीक है, ठोस में क्या होता है, ठोस तो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है, जैसे लकड़ी का गुटखा। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है बिल्कुल एकदम मूव नहीं करता है। लेकिन जो गैस द्रव होता है, द्रव देखते हो, द्रव इधर उधर घूमता रहता है। गैस तो और हवा में इधर उधर गैस घूमते रहता है। मतलब सबसे कम ऊर्जा की बात करें एक तो अणु किस में होगा, तो ठोस में होगा, क्योंकि बहुत सख्त होते हैं, इधर का अणु उतना ज्यादा घूम नहीं पाता है, इसलिए ठोस हो जाएगा सबसे कम। और अगर दोस्तों सुन लो मेरी बात, यहाँ तो पूछा है कि अणु की ऊर्जा सबसे कम होती है, मेरे आंसर का जवाब देना कमेंट में कि सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ पर होती है, कमेंट में जरूर जवाब दो। ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है। अगला सवाल देखो, 10 डिग्री तापक्रम बराबर है, 10 डिग्री किसके बराबर होता है? तो याद रखो, जब भी सेंटीग्रेड के को चेंज करना है, 10 डिग्री सी है ना, इसको अगर केल्विन में चेंज करना होता तो कुछ नहीं, सीधा 273 जोड़ दो, 273 जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 283 केल्विन, 283 केल्विन। वहीं अगर कभी केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करने बोलता तो आप 273 से माइनस कर देता। ठीक है, सेंटीग्रेड को बोला केल्विन में 273 जोड़ देना, अगर केल्विन को बोलता सेंटीग्रेड में तो 273 माइनस कर देना। समझ गया? तो ये क्या हो जाए इसका 283 केल्विन। ओके, अगला सवाल है, निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? द्रव में दोस्तों उसका आकार हमेशा अनिश्चित होता है भैया, जिस भी शेप में डालो वो सब डल जाएगा। एक गिलास पानी है, गिलास का आकार ले लिया, उसको कटोरा में डाल दो, कटोरे का आकार ले लेगा। मग में डाल दो, मग का आकार ले लेगा। मतलब जिस भी चीज में डालोगे उसका आकार बदलता जाएगा। घनत्व तो आयतन द्रव्यमान नहीं बदलता है, जितना पानी है उतना ही रहेगा, तो ये कैसे बदल जाएगा? ठीक है, पानी का घनत्व भी सेम ही रहता है, तो आकार दोस्तों ये बहुत ही बेवफाई बदलता रहता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। जल के एक अणु में दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार, देखो समझ लो, मैं इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, समझना जरूरी है, रटना नहीं। रटना तो आपको हर जगह मिल जाएगा, बट समझो, आपको चीजों को अच्छे से मैं समझा रहा हूं ताकि आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है बिल्कुल फोड़ क्या हो तोड़ क्या हो। ठीक है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है? H2O। तो इसमें आपको जल का और ऑक्सीजन का भार का अनुपात निकालना। जल का भार कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, सॉरी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1 होता है, एक अणु का, 2 अणु का 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का सर 16 द्रव्यमान होता है, तो उसको काट देना, 2 1 2 2 8 16, यानी 1 अनुपात जो 8 है आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या 2 सही हो जाएगा। सही है।
क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? क्लोरीन यानी Cl। सबसे पहले इसका परमाणु संख्या तो याद रखो। जी हाँ, कम से कम दोस्तों आप लोग 30 तक परमाणु संख्या याद रख ही लो तो ज्यादा मजा आएगा, तो बनेगा क्वेश्चन। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना 30 होता है, सॉरी 30 बोल रहा है, 17 होता है। 17 को आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखोगे? सबसे पहला घर में 2 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं, 2 8 10 हो गया, और कितना बचा? 7 बचा ना, 2 8 7 हो गया काम तमाम। ठीक है, चलो 2 8 7 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं वही? तो तत्व के समस्थानिक में सुन लो क्या होता है? न्यूट्रॉन सॉरी परमाणु संख्या समान होता है। परमाणु संख्या समान बोले तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है ना मेरे भाई, वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। समझ रहे हो क्या होता है? क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। प्रोटॉन की संख्या समान होती है, बट न्यूट्रॉन की संख्या जो होगा ना वो अलग अलग हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। क्या होगा? द्रव्यमान। याद रखना, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। याद रखना, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालते हो तो हो जाए न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन कितना है? 18 है, प्रोटॉन कितना है? 17 है। दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक ही होता है ना, ठीक है, तो इसमें एक परमाणु होता है। किसका होता है? तो प्रोटॉन का होता है भाई, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि एक ही तो परमाणु संख्या है। एक परमाणु संख्या है तो प्रोटॉन की संख्या 1 हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या है ही नहीं इसमें, न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, इसलिए इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर देना, द्रव्यमान आ जाएगा तो 1 + 0, इसका द्रव्यमान भी 1 हो जाता है। समझो, आगे बढ़ो। केनाल किरण किसका किरण पुंज है दोस्तों? केनाल किरण धन आवेशित होती है। धन आवेशित होती है तो धन आवेशित ये प्रोटॉन का किरण पुंज हो जाएगा। याद रखना, केनाल किरण जो है ना वो प्रोटॉन का किरण पुंज है। अतिचारण का संबंध है। अतिचारण मतलब भाई साहब मृदा का हो जाएगा अपर्दन। कैसे? क्योंकि गाय गरु छागोल सब ये सब क्या करता है आपका? ये सब क्या करता है? घास ज्यादा खा लेता है। घास ज्यादा खा लेता है तो क्या होता है? ऊपरी मिट्टी उड़ जाता है। घास खा लेगा तो मिट्टी दिखेगा, मिट्टी दिखेगा तो पानी गिरेगा, मिट्टी को बहा देगा तो मृदा का अपर्दन हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए, पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है? ये भी कुछ पूछने की बात है, बच्चा बोलेगा 70% आएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में नहीं, इसमें जल का आप लोग बोर्ड एग्जाम तो 90% से ऊपर लाना है। आगे देखो, जल कितना है? 70% पाया जाता है पृथ्वी के भाग में। अवगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10⁻23। ये सब रटने का चीज है, मैं बोल दे रहा हूँ ना तो रट ही लेना। बोले सर आप रटने को बोल रहे हो, आप तो बोल रहे हो समझना है। भाई इसको रटना है, ठीक है, इसमें क्या समझोगे? चलो 6.022 याद रख लेना, ये होता है, ये इसको रख लेना याद। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इतना आसान सवाल बोला, याद रखना H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र, जिसको हम लोग पीते हैं पानी, कोई कोई खाता भी है। पेचिश का रोगकारक जीव है तो दोस्तों वो प्रजीव होता है, यानी प्रोटोजोआ होता है। पेचिश का रोगकारक जीव क्या है? प्रोटोजोआ है। ऑप्शन नंबर 4 परम सत्य उत्तर। और एक संक्रामक रोग क्या है दोस्तों? तो जो है ना यहाँ पर हैजा यानी कोलेरा, ये आप लोग का एक संक्रामक रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ये सारे हम लोग बायोलॉजी में इंटर कर चुके हैं, इसलिए अब ये सब देख रहे हैं। आत्महत्या का थैला कहलाता है तो दोस्तों लाइसोसोम क्या है? आत्महत्या का थैला। ये फट जाता है ना तो अपनी कोशिकाओं को गला देता है, इसमें हानिकारक रासायनिक रसायन एंजाइम होता है। समझ लो, तो लाइसोसोम क्या है? आत्महत्या का थैला होता है। जैसे फटेगा तो सारी नसों को गला देगा, मतलब सारा जो है वहाँ पर कोशिका सबको गला देगा। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं, तो पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर 3। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन होता है दोस्तों 1000 गुना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जितने सवाल बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए अच्छे से देख लो। अगला सवाल, कोशिका का बिजली घर है तो दोस्तों कोशिका का बिजली घर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। 32 का हो जाएगा 1। और अगला सवाल है पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहता है? तो दोस्तों रसोई घर बोलते हैं हरित लवक को, यानी क्लोरोप्लास्ट को। हिंदी में भी क्लोरोप्लास्ट लिखा जा सकता है, याद रखना। क्लोरोप्लास्ट बोलो, हरित लवक बोलो, बात बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव्य का नामकरण किया? तो पुरकिंजे ने दोस्तों जीव द्रव्य का नामकरण किया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस प्रकार के उत्तक क्रियाशील लगाने पौधों में वार्षिक वलय बनता है? आप लोग देखिए है ना, पौधा है, पेड़ है मोटा सा, उसमें बखला जिसको बोलते हैं, लगता है टूट के गिर जाता है, जिसको बखला बोलता है, बखला बंगला में या जो भी आप लोग भाषा में बोलते होंगे। तो उसको कौन सा उत्तक कारण ये हर साल बनता है? ये बनता है पार्श्व विभेद्योतक। पार्श्व मतलब साइड में,
ठीक है। लैटरल मेरिस्टेम याद रख लेना, पार्श्व विभज्यों तक। ट्रैकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में पाए जाते हैं मेरे भाई। मूंगफली खाते हो और बादाम भी खाते हो तो उसके छिलकों में क्या पाया जाता है, कौन देखने गया है, लेकिन याद रख लेना उसमें स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है, तो दोस्तों जाइलम जल का वहन करता है और फ्लोएम जो है भोजन का वहन करता है, तो ये संवहन उत्तक हो जाएगा, क्योंकि बहने का काम करता है खाना और जल को। 39 नंबर सवाल है, रंध्र के क्या कार्य है। रंध्र दोस्तों छोटे छोटे बिंदु होता है, ठीक है, वो खुलता है तो पानी एक्स्ट्रा जो पानी निकल जाता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी इसमें गैसों का भी आदान प्रदान होगा और वाष्पोत्सर्जन भी होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाए, ऑप्शन नंबर 3। और हमारा अंतिम सवाल है, वह उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है क्या कहलाता है, तो वसा का संचय जो करेगा उसे हम लोग बोलेंगे वसीय उत्तक। तो यहाँ पर आप लोग का 40 क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। 40 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग बोलना 40 में आपको कितना आता था, और इसी प्रकार वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका भी धुआंधार वीडियोस आने वाला है। और एक काम जरूर करना दोस्तों, एक अच्छा काम क्या कि वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि किसी को शेयर करोगे तो उसका भी अच्छा होगा, और किसी का अच्छा करोगे तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपका जरूर अच्छा होगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो बस शेयर करो और आगे पढ़ते रहो। धुआंधार तरीके से आप लोग का लाइव टेस्ट भी शुरू हो रहा है, तो बस पढ़ते रहो। चलो, लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।